निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 332 आबकारी आरक्षियों को नियुक्ति पत्र देने का आज कार्यक्रम हो रहा है और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय राज्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा दीप प्रज्वलन के लिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दीप प्रज्वलन किया। माननीय मंत्री जी श्री नितिन अग्रवाल जी, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतम गमय। हमारे अभ्यंतर में भी एक अंधकार होता है और हमारा ये प्रयास होता है कि उस अंधकार को दूर कर हम प्रकाश को चुनें। और अब मैं अपर मुख्य सचिव आबकारी विभाग श्री संजय भूस रेड्डी जी से निवेदन करता हूं कि कृपया अपने उद्बोधन के लिए आएं। श्री संजय आर भूस रेड्डी जी। परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय आबकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री नितिन अग्रवाल जी, मेरे सहयोगी सेंथिल पांडियन जी और विशेष सचिव गुप्ता जी, आज इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी नवनियुक्त आरक्षीगण, हमारे विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी, प्रेस के बंधुओं, मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं और विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में हमने अनुरोध किया था कि हमारे आरक्षियों को हम तुरंत नियुक्ति पत्र दे के काम प्रशिक्षण उपरांत काम पे लगाना चाहते हैं। आपने अपने व्यस्ततम समय और इतने सारे कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के लाइनअप है, उसमें सर्वप्रथम सर ने आज सुबह का टाइम हमें दिया, जिसके लिए हम तहे दिल से आभारी है सर। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहूँगा सर, इसी मंच एक साल पूर्व आपने 85 इंस्पेक्टर्स का नियुक्ति पत्र वितरण का हमें अवसर दिया था और उसमें आपने कहा था कि पूर्व में जिस प्रकार अनट्रेन्ड आप लोग फील्ड में जाते हैं तो इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाए। तो हम लोगों ने सर पीटीसी मुरादाबाद, पीटीसी सीतापुर वगैरह से बात करके आबकारी आयुक्त महोदय ने एक 1 ईयर का बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम इनका बनाया, जिसमें हम सब लोग उसको पूरा बैठ के देखें, जिसमें हमारे आरक्षी इंस्पेक्टर्स को हम लोगों ने ज़िले में कैसे काम करना है, रेड्स कैसे कंडक्ट करना है, एनफोर्समेंट में कैसे काम करना है, शुगर मिल्स में कैसे काम करना है क्योंकि वहाँ शीरा का उनको प्रबंधन देखना होता है, डिस्टिलरी में कैसे काम करना है, वहाँ पर कैसे उस जो माल निकल रहा है उसका स्ट्रेंथ वगैरह कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे इक्विपमेंट्स को यूज़ करना है। इसका सर साल भर का एक इनको ऑन जॉब ऑफ जॉब ट्रेनिंग दी गई। इनको हमारे इंस्पेक्टर्स को गन्ना संस्थान में और आबकारी आयुक्तालय में ट्रेनिंग दी गई, फिर इनको विभिन्न अधिकारियों के साथ जोड़ करके किया गया। सर आपके उस निर्देश के क्रम में जो हम लोगों ने उनको दिया उसका बहुत अच्छा लाभ मिला। अभी आपके अनुमोदन से वो सब फील्ड में गए हैं और वो काम पहले दिन से जानते हैं कि अगर हमें सैंपलिंग लेना है तो क्या उसका प्रोटोकॉल है, हमें रेट डालना है तो उसका क्या प्रक्रिया है और क्या तरीका है। तो ये सर हम लोगों ने किया। मान्यवर, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, आपके द्वारा जब सेकेंड टर्म में सर आपने पदभार ग्रहण किया, आपने एक 100 दिन का, 6 माह का, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का एक आपने कार्य योजना बनाई और उसमें 100 दिन में जितने भी आपने हमसे अपेक्षा की, आशा की, हमारे आबकारी विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने तहे दिल से मेहनत करके उन सब को पूरा करने में अपना योगदान दिया और सर 100 दिन का भी हमने पूरा किया है। और सर अभी आप 2-4 दिन बाद उसकी भी समीक्षा करेंगे 6 महीने का, उसको भी हम लोगों ने लगभग पूरा कर लिया है। सर इसी के साथ हमारा साल भर का लक्ष्य है। सर आपके दिशा निर्देश में पिछले 5 साल से
जो जंप आया है रेवेन्यू में, 14,000 पे थे सर, 17,000, 25,000, 30,000, 36,000। पिछली बार सर 36,231 करोड़ का, 251 करोड़ का हम लोगों ने राजस्व अर्जित किया। आपको हम लोगों ने वादा किया था सर कि 35,000 के ऊपर ले जाएंगे, और अभी भी आपने एक हमें बहुत बड़ा लक्ष्य दिया है, उसको भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे सर। और इसमें सर एक खुशी की बात यह है कि आज जो 332 आरक्षियों को आप दे रहे सर, उसका 109 332 में हमारी महिला आरक्षी है सर। लगभग महिला आरक्षण का सर आपका जो सपना है वो इस बार पूरा हुआ, एकदम पारदर्शी तरीके से आयोग के माध्यम से ये पूरा हो रहा है सर। और मैं अनुरोध करूंगा सर कि आपका हमें आशीर्वचन और माननीय मंत्री जी का भी आशीर्वचन हमें चाहिए होगा, दिशा निर्देश। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आपने इतने अल्प समय में हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपने एक बात गौर की होगी कि भूस रेड्डी साहब ने ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनको लक्ष्य देते जा रहे हैं और वो प्राणपण से उस लक्ष्य को हासिल करने का पूरा प्रयास करते जा रहे हैं, और ये एक बहुत स्वागत योग्य बात है। अब मैं माननीय आबकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री नितिन अग्रवाल जी से उद्बोधन के लिए निवेदन करता हूं। आज आबकारी आरक्षियों, नवनियुक्त आबकारी आरक्षियों के वितरण, नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के शुभ अवसर पर आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे नेता परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय भूस रेड्डी जी, कमिश्नर एक्साइज श्री सेंथिल पांड्यान जी, और यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे नवनियुक्त आरक्षीगण, विभागीय अधिकारीगण और पत्रकार बंधुओं। आज का दिन विभाग के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है। और ये हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब पिछली सरकारें रही, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, सबसे बदनाम अगर कोई विभाग कहा जाता था उत्तर प्रदेश में तो वो आबकारी विभाग कहा जाता था। जी जी जी। लेकिन आज ये गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि प्रदेश में वैसे तो पूरी सरकार ईमानदारी से, निष्ठा से काम कर रही है, लेकिन जो सबसे बदनाम विभाग था वो आज सबसे ईमानदारी से काम कर रहा है। ये विजन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को दिया, और उस विजन के अनुरूप जो 2017 में 14,000 करोड़ का राजस्व आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को देता था, आज वही राजस्व बढ़कर 36,251 करोड़ के करीब पहुंच गया। और इस साल का जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को लक्ष्य दिया है, वो करीब 42,000 करोड़ से ऊपर का राजस्व का लक्ष्य जो हमें मिला है। हम विश्वास दिलाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हम इस लक्ष्य को पूरा करके दिखाएंगे। जो आपका विजन है और जो आपकी प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं को हम लोग विभाग में काम करके जो आपने हमसे उम्मीदें करी, उन उम्मीदों पे खरा उतरने का काम करेंगे। इसके साथ ही साथ जब सरकार बनी थी तो सभी विभागों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 100 दिन की, 3 महीने की, 6 महीने की, साल भर की और 3 साल और 5 साल की कार्य योजना बनाने की जिम्मेदारी दी थी, और हम सब ने अपने विभागों की कार्य योजना बनाई। मुझे आज खुशी है ये अवगत कराते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो जो कार्य योजनाएं हम लोगों ने बनाई थी, उन कार्य योजनाओं का 100% जो हमने लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य को हमने 100% पूरा करने का काम किया है। जहाँ तक कि गुड गवर्नेंस की अगर मैं बात करूँ, आज विभाग में हम लोगों ने करीब सभी चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया है। अब किसी को विभाग के अधिकारियों से सीधे मिलने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑनलाइन जाके अपना आवेदन कर सकते हैं, और जैसे जो प्रक्रिया है विभाग की, उस प्रक्रिया को पूरा करके जो सक्षम हैं उनको ऑटोमेटिक उसको जो आवेदन किया उनको उसकी पूर्ति हो जाएगी। इसके साथ ही साथ मैंने भी विभागीय अधिकारियों से कहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर हम लोग को निर्देश देते हैं, कि मानव संपदा पोर्टल की भी आप लोग अपने विभाग में इसको ज़रूर बनाएं। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये शिकायत ज़रूर आती है विभागों में
कि ट्रांसफ़र पोस्टिंगों में शिकायतें आ जाती हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंगों में ये शिकायत आ जाती है कि किसी से कोई शुल्क ले लिया गया है और कोई किसी से बात हो गई है, उसको पूरी तरीके से समाप्त करने का काम हम लोग करना चाहते हैं। और ये विजन जो माननीय मुख्यमंत्री जी का है, मैंने अपने अपर मुख्य सचिव से कहा है कि हम जितनी जल्दी हो सकें हम अपने विभाग में मानव संपदा पोर्टल को विकसित करके आगे भविष्य में कोई भी अगर हमारे विभाग में कोई ऐसी प्रक्रिया होती है तो वो मानव संपदा पोर्टल के आधार पे ही करें। मैं आज आप लोगों को केवल इतना ही कहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को ये विजन दिया है और ये निर्देश भी दिया है कि अगर पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आप विभाग में काम करेंगे तो शायद आपको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। और मैं यही उम्मीद करूंगा आज अपने नवनियुक्त जितने भी हमारे आज आरक्षी जो आज के बाद से ट्रेनिंग पे जाएंगे और ट्रेनिंग के बाद ग्राउंड पे उनकी नियुक्ति होगी, मैं यही उम्मीद करूंगा कि जो हमारे नेता का विश्वास है और जो उनका विजन है, आप लोग से भी यही उम्मीद करूंगा, अगर आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ विभागीय कार्यों का संपादन करेंगे तो आपको भी अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। ये उम्मीद मैं आपको करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं यही कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी, जो आपने हम लोगों पर विश्वास जताया है, मैं विभागीय मंत्री की रूप में आपसे बस केवल इतना ही वादा कर सकता हूं, विश्वास दिला सकता हूं, आपको वचन दे सकता हूं कि जो उम्मीद आपको हम लोगों से है, विभाग से है, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने का काम करेंगे और जो अपेक्षाएं आपको हमसे हैं उन अपेक्षाओं को पूरा करने का काम करेंगे। इतना ही चाहेंगे कि आप बस अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा। आपको कभी हम लोग निराश नहीं करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, आशीर्वाद से, जो आज नवनियुक्त आरक्षियों को जो आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, आज उनके जीवन की बहुत बड़ी एक, मैं कहूँगा बहुत बड़ा दिन उनके लिए है कि उनको एक रोजगार से भी जो जोड़ा गया है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपने अपने मंतव्य को बहुत सीधे और सहज शैली में प्रस्तुत किया। अब क्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नवनियुक्त आबकारी सिपाहियों को नियुक्ति पत्र का वितरण करने का, और इस क्रम में मैं सबसे पहले आवाज़ देता हूं श्री मुकेश कुमार जी को, पुत्र श्री जगपाल जी, जिनका गृह जनपद है लखनऊ। मुकेश कुमार जी। श्वेता सोनकर, पुत्री श्री धर्मपाल सोनकर। थोड़ा और आगे आ जाइए। श्री हरेंद्र कुमार जी, पुत्र श्री कुंवरपाल सिंह जी, बुलंदशहर से। सुमन पटेल जी, पुत्री श्री विजय प्रताप सिंह जी, गोरखपुर से हैं सुमन पटेल जी। और प्रियंका सचान जी, पुत्री श्री रघुनाथ सचान जी, झांसी से हैं। इसके बाद श्री हरदीप चौधरी जी, पुत्र श्री बालावीर सिंह जी, सहारनपुर से। सुश्री रीता यादव, पुत्री श्री सत्यनारायण जी, प्रयागराज से हैं। प्रियंका सिंह जी, पुत्री श्री विजय बहादुर सिंह जी, मिर्जापुर। और सोनू अली साहब, पुत्र मोहम्मद अली साहब, गाजीपुर से, लखनऊ में नियुक्ति। और श्री आशुतोष दुबे, पुत्र श्री अशोक दुबे, आजमगढ़ से।
संतोष कुमार पांडे, पुत्र श्री राम नारायण पांडे अयोध्या से हैं। ये एक बहुत अच्छे संयोग की बात है, भगवान श्री राम की भी जन्मभूमि से और विंध्याचल से भी, प्रयागराज से भी, काशी से भी, सभी तीर्थ स्थानों से और सभी वर्गों, सभी मजहबों के लोग अब माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन का क्रम है। मैं उनसे सादर निवेदन करता हूं, आशीर्वचन दें। आबकारी विभाग के आरक्षियों के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरी सहयोगी मंत्री, आबकारी और मद्य निषेध विभाग के मंत्री श्री नितिन अग्रवाल जी, विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संजय भूसरेड्डी जी, आबकारी आयुक्त श्री सैंथल पांडियन जी, आबकारी विभाग के सभी अधिकारीगण, नवनियुक्त सभी आरक्षीगण, शारदीय नवरात्रि के अवसर पर आपको ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। (332) आरक्षियों को आबकारी विभाग में अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। ये राज्य सरकार का मिशन रोजगार के अभियान का क्रम है। जो 332 आरक्षी हैं, इस शासन की चयन की प्रक्रिया जो निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया थी, आरक्षण के सभी नियमों का पालन करते हुए पूरी हुई। विगत 5.5 वर्ष में ऐसे 5 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश के युवाओं को हम लोगों ने शासकीय सेवा के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की है और आज वे सभी युवा अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के विकास में दे रहे हैं। आप सभी 332 आरक्षियों को इसका लाभ उत्तर प्रदेश की शासन की सेवा के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आपका स्वागत करता हूं और आप सबको बधाई देता हूं। मेरे लिए इसमें अतिरिक्त प्रसन्नता का विषय है कि शारदीय नवरात्रि में हम लोग जगत जननी मां भगवती की पूजा अनुष्ठान करते हैं और इसमें 30% केवल बालिकाओं का चयन हुआ है आरक्षी के रूप में। आबकारी सिपाहियों के जो आबकारी आरक्षियों की जो भर्ती हुई है, इसमें 30% बालिकाओं का चयन हुआ है। यह हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का क्षण है। मैं उन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सबको बधाई देता हूं। प्रदेश का यह विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। हमारे मंत्री जी इतने भी कह रहे थे कि बदनाम विभाग है। बदनाम विभाग नहीं है, व्यवस्था को चैनलाइज करने वाला विभाग है। ये एक व्यवस्था के साथ जोड़ने वाला विभाग है। जहरीली शराब से समाज को अवगत कराने, उससे बचाने और नियम के अनुरूप उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए जब हम डिस्टिलरी लगाते हैं तो डिस्टिलरी से केवल अल्कोहल ही नहीं बनता है, बल्कि वह अल्कोहल जो बनता है वह मानते हैं कि देसी मदिरा में उसका उपयोग होता होगा, लेकिन एक बड़ी मात्रा दवा आदि के लिए भी वह उपयोग में जाता है।
विभिन्न प्रकार के लैबोरेटरीज में भी उसका उपयोग होता है। और उत्तर प्रदेश शासन ने विगत 5.5 वर्ष के अंदर 33 से अधिक डिस्टिलरीज नई लगवाई है, यानी जितनी पहली थी आजादी के बाद 70 वर्षों में जितनी लगी थी उसकी आधे से अधिक हम लोगों ने विगत 5.5 वर्ष के अंदर सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर लगाई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उसकी प्रक्रिया को सरलीकरण किया, उनसे हो रही चोरी को रोका। प्रदेश में इतना बड़ा प्रदेश, जब उत्तर प्रदेश की कोई बात करता है तो भौगोलिक दृष्टि से भी और यहां की आबादी की दृष्टि से भी, तो बहुत सारे लोगों को संख्या सुनकर के चक्कर आने लगते हैं कि 25 करोड़ की आबादी, इतनी बड़ी आबादी के राज्य को, और उस राज्य में पूरी व्यवस्था कानून के अनुसार चले, ये अपने आप में लोगों के लिए एक कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी होता है। और आबकारी विभाग ने अपने यहां इस बात को व्यवस्थित रूप से किया कि पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। शासकीय व्यवस्था के अंदर जो नियम है उसके अनुसार ही आबकारी विभाग से जुड़े हुए शॉप्स आदि संचालित हो सकते हैं। कोई मिलावट की शराब पिला करके निर्दोष नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और अगर कहीं किसी ने दुस्साहस किया तो वहां पर कितनी सख्त कार्रवाई होती है। ये कार्रवाई आपने देखे होंगे, बहुत सारी कार्रवाई नजीर बनी है और उसमें बहुत सारे जो अपने को बड़े बड़े उस रूप में मानते थे कि उनको कोई छुएगा नहीं, उनमें से बहुत सारे लोग आज जेल के अंदर सड़ रहे हैं। ये सरकार की कार्रवाई का हिस्सा है। समाज में हर व्यक्ति को जीने का अधिकार देना, सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देने के साथ ही हम कानून का राज स्थापित हो इसके लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ अगर एक सिस्टम को बनाने के लिए और उसके माध्यम से शासन के पास रेवेन्यू आता है तो उसको भी हम विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम करेंगे। और आबकारी विभाग ने यही किया है। एक जहरीली शराब से लोगों को बचाने के लिए, मिलावट की शराब से लोगों को बचाने के लिए डिस्टिलरीज का उपयोग प्रदेश के विकास के साथ जोड़ने के लिए इस प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया। तो वहीं दूसरी ओर राजस्व की बढ़ोतरी भी जिस तेजी के साथ हुआ, मुझे याद है 2017 में जब हम लोग आए थे, मार्च 17 में मैंने मुख्यमंत्री के रूप में मुझे दायित्व दिया गया और जब मैं इस विभाग की समीक्षा कर रहा था तो समीक्षा के दौरान मैं इस बात को देखता था कि प्रदेश के अंदर हमने लक्ष्य 14,000 करोड़ रुपए का रखा था, लेकिन हमारे पास जो रेवेन्यू आया था वो मात्र 12,000 करोड़ के आसपास आया था। क्योंकि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम बनाए थे जिसमें हाईवे के ऊपर किसी भी प्रकार की शराब की दुकान नहीं होगी और उन सबको शिफ्ट करने आदि को लेकर के उससे पहले 6 महीने से आंदोलन चल रहे थे। तमाम प्रकार के माहौल खराब हो रखे थे। हम लोग आए, उसको हमने सिस्टम के साथ जोड़ा। हमने एक व्यवस्था भी बनाई, हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर, बस्तियों के बीच के किसी चौराहे पर जहां पर पब्लिक का फ्रीक्वेंट आवागमन हो, हॉस्पिटल है, विद्यालय है, वहां पर कहीं भी इस प्रकार की दुकानें नहीं चलेंगी। और उसे लागू करने के साथ ही हमारे पास कुल एक्साइज जो आ पाया था 12,000 करोड़ के आसपास आ पाया था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष के, इस वित्तीय वर्ष के अंत में हमारे पास 42,000 करोड़ रुपए का राजस्व अकेले विभाग देने की स्थिति में होगा। एक बड़ी स्थिति है, ये एक पारदर्शी व्यवस्था है। और कैसे जो लोग इस पूरी व्यवस्था को जकड़ करके जीवन के साथ भी खिलवाड़ करते थे, राजस्व का भारी नुकसान शासन को पहुंचाते थे, राज्य को पहुंचाते थे, आज वे इस पूरी प्रक्रिया से लगभग हटा दिए गए हैं, हटने की प्रक्रिया के अंतिम चरणों में है।
हमने तकनीक का उपयोग किया, लोगों को अधिकाधिक सुविधा दी और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के बावजूद रेवेन्यू को लगातार बढ़ोतरी की ओर अग्रसर करना यह अपने आप में आबकारी विभाग के द्वारा किए गए रिफॉर्म का परिणाम है। और ये रिफॉर्म और तकनीक को उपयोग करके जब भी कोई प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो उसमें विभाग की लीडरशिप है, लेकिन साथ साथ विभाग के हर एक कर्मी का भी उसमें योगदान होता है। एक टीम वर्क होता है और उसी टीम का हिस्सा बनने के लिए ये 332 जिसमें 109 केवल महिला आरक्षी होंगी, ये सभी आज इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र यहां पर वितरण हुआ है या होने जा रहा है। ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं कि आप एक तो समाज को सही दिशा देंगे, दवा भी बनाने में उपयोग होगा, दूसरा जहरीली शराब से भी समाज को मुक्त करने का काम भी करेंगे, लेकिन साथ साथ राजस्व की बढ़ोतरी में भी अपना योगदान देंगे। और ये प्रक्रिया एक साथ जुड़ करके कहीं भी चोरी न हो, कोई मिलावट न हो, दूसरी जगह से तस्करी के माध्यम से यहाँ के मार्केट को और यहाँ के लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का कोई दुस्साहस न कर सके, ये चीजें। और आपने देखा होगा कितनी पारदर्शी तरीके से 332 आबकारी आरक्षियों की भर्ती हुई। इससे पहले 85 इंस्पेक्टर हम लोगों ने भर्ती किए थे। एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि उसको कहीं सिफारिश की नौबत आनी पड़ी, किसी को सिफारिश की आवश्यकता नहीं। उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, मैं देख रहा था सहारनपुर से भी हैं, ऐसे ही लखनऊ से, प्रयागराज से, झांसी से, गोरखपुर से, गाजीपुर से, हर एक जगह से, हर जनपद से, पूरे प्रदेश, बुलंदशहर से, प्रदेश के हर एक जगह से ये भर्तियां हुई हैं। इसलिए बताती हैं कि भर्ती पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से ईमानदारी पूर्वक हुई है और प्रदेश के युवाओं को उसकी इच्छा के अनुरूप यहां पर नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। भर्ती की प्रक्रिया से जुड़ी हुई संस्था को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। मिशन रोजगार के तहत प्रदेश सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है, हमने विगत 5 वर्ष के अंदर 5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी। प्रदेश में कानून का राज स्थापित करके जो बेहतरीन वातावरण दिया, इससे प्रदेश में निवेश हुआ। ये जो 33 डिस्टिलरीज भी लगी हैं, इनका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश इथेनॉल उत्पादन में देश में नंबर 1 पर है, अल्कोहल के उत्पादन में भी नंबर 1 पर है। आज हमारे अन्नदाता किसान को समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान हो जाता है। आप सोचिए 1,80,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान हमने विगत 5 वर्ष के अंदर किया है। देश के कई राज्यों की वार्षिक बजट इतना नहीं होगा जितना हम केवल अन्नदाता किसान को गन्ना मूल्य का भुगतान देने में खर्च कर रहे हैं। और साथ साथ रोजगार का सृजन भी हुआ। ये जो हम लोगों ने डिस्टिलरीज लगाई हैं, ये तो निवेश तो हुआ ही, लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ ही। निवेश के साथ साथ लगभग 1 लाख नौजवानों को प्रत्यक्ष और 10 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़ने का भी अवसर इसके साथ प्राप्त हुआ है। ऐसे ही कानून की बेहतरीन स्थिति पैदा करके प्रदेश में जो निवेश आया या प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करके जो कार्य किया गया, इसके साथ भी प्रदेश ने 1,61,00,000 नौजवानों को प्रदेश में नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने का काम किया, निजी क्षेत्र में भी। और विश्वकर्मा श्रम सम्मान और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसी योजनाओं के माध्यम से भी 60 लाख परंपरागत उद्यमियों को और नौजवानों को हम लोगों ने स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का भी काम किया। और आज इसी का परिणाम है कि जब सेंट्रल एजेंसी CMIE के द्वारा एक सर्वेक्षण किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है,
जो 2016 में जो प्रदेश में 18 से 19% था, आज वही घट करके प्रदेश में 2.7% के आसपास मात्र रह जाता है। यह प्रदेश के अंदर किए गए प्रयासों का परिणाम है। ईमानदारी पूर्वक सरकार की सारी कार्रवाई चल रही है और अब लोगों ने भर्ती की प्रक्रिया से जुड़े हुए जितने भी हमारे आयोग और एजेंसियां हैं, सबको कहा है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया तो फिर उसको प्रदेश के अंदर हम टिकने नहीं देंगे। आपने देखा होगा कितनी ईमानदारी पूर्वक सभी भर्तियां होती हैं, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ सभी प्रक्रियाएं चल रही हैं। प्रदेश का युवा तकनीकी रूप से सक्षम हो। प्रदेश के अंदर हम लोग आगामी 5 वर्ष के अंदर 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवा रहे हैं। और मेरा यहां पर ये जो आबकारी आरक्षी हैं, ये ट्रेनिंग में जाएंगे। ये ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश पुलिस के ट्रेनिंग स्कूल में तो इनको ट्रेनिंग दी ही जाएगी। ट्रेनिंग के साथ साथ यहां पर हमारे अपने ट्रेनिंग संस्थान है, वहां पर भी विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस ट्रेनिंग की प्रक्रिया को पूरा करने में योगदान दिया जाए। इन्हें अभी से तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की कार्रवाई का भी ट्रेनिंग वहां पर दिया जाए, हर एक स्तर पर। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हम ईमानदारी के साथ अपना कार्य करें। सरकार आपके जीवन में कभी कोई किसी भी प्रकार की कोई कमी और कोई तंगी नहीं आने देगी। ईमानदारी से कार्य करिए, सम्मानजनक जीवन यापन करिए और समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दीजिए। एक सच्चे नागरिक के रूप में ये हमारा दायित्व बनता है। अगर हमें अपने दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं तो हमारा कार्यकाल यशस्वी बन सकता है और हम सबको इसी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं एक बार फिर से 332 आबकारी आरक्षियों के इस चयन की प्रक्रिया को शारदीय नवरात्रि में और उसमें भी 30% केवल बालिकाओं का चयन हुआ है, ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अच्छी ट्रेनिंग लेकर के समयबद्ध तरीके से अपनी सेवा के साथ आप जुड़िए, विभाग को और भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। आपके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। आबकारी विभाग को और चयन की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए विभाग को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको शारदीय नवरात्रि और विजयदशमी की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को कह रहे थोथा दे उड़ाए। आपसे मैं सहमति चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्या सार सार को कह रहे हैं? बिल्कुल हाँ। क्या थोथे को उड़ा रहे हैं? बिल्कुल हाँ। तो जब साधु ऐसा चाहिए ये दोहा था तो प्रदेश का मुखिया भी तो ऐसा चाहिए ना। बेशक। अब मैं श्री सेंथिल पांडियन जी आबकारी आयुक्त महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। नमस्कार सर। आज बड़े हर्ष का विषय है कि आबकारी विभाग के नवचयनित आबकारी सिपाहियों को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा नियुक्ति प्रदान करके उन्हें आशीर्वाद दिया गया। इसके लिए मैं आबकारी विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभारी हूं कि उन्होंने अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय निकालकर विभाग को नवचयनित आबकारी सिपाहियों को नियुक्ति प्रदान पत्र प्रदान करते हुए अपने आशीर्वाद से उन्हें अभिषेचित किया गया। मैं माननीय आबकारी मंत्री जी को भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसी कार्यक्रम में अपने गरिमामयी उपस्थिति एवं आशीर्वचन प्रदान किया। मैं अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन आबकारी विभाग को भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उनके सफल निर्देशन एवं मार्गदर्शन के कारण ही यह कार्यक्रम संपन्न हो सका है। इसके अतिरिक्त अल्प समय में कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु आबकारी विभाग के समस्त अधिकारियों, सूचना विभाग,
एवं अन्य विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद प्रदान करता हूं। मीडिया के सभी साथियों को भी कवरेज हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग एक बार स्टैंडिंग ओवेशन माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्थान कर रहे हैं। करतल ध्वनि से उन्होंने इतना अच्छा संदेश आपके बीच में दिया और आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। बस अब इन 11